हेलो स्टूडेंट, आप सबका शिक्षा दृश्य चैनल में हार्दिक स्वागत है। एक नए वीडियो के साथ मैं पुनः प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का हमारा प्रकरण है बुद्धि। बुद्धि का क्या अर्थ है, बुद्धि की क्या अवधारणा है, बुद्धि के प्रकार कौन से हैं और उसके क्या सिद्धांत हैं, कौन कौन से सिद्धांत हैं, इस पे चर्चा आज हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बुद्धि क्या है, इसका क्या अर्थ है। वैसे तो सामान्य बोलचाल में हम बुद्धि का जो सामान्य शब्द प्रयोग करते हैं दिन प्रतिदिन में, तेजी से सीखने या समझने के लिए अच्छा स्मरण, तार्किक चिंतन और साथ साथ गुणों के लिए हम दिन प्रतिदिन ऐसी अपनी भाषा में बुद्धि शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर मनोविज्ञान में बुद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसका कुछ अर्थ होता है। सामान्य से हटकर हम विशेष अर्थ में बुद्धि का प्रयोग करते हैं। प्रारंभ में मनोवैज्ञानिक बुद्धि को परिभाषित करने का प्रयास किया। सबसे पहले उसमें जो प्रयास करने वाले मनोवैज्ञानिकों का नाम आता है, सबसे पहले बोरिंग का नाम आता है। 1923 में बुद्धि की परिभाषा देने का प्रयास किया और उन्होंने बताया कि बुद्धि परीक्षण है, जो मापता है वही बुद्धि है। लेकिन इस परिभाषा से बाकी जो मनोवैज्ञानिक थे वो सब असंतुष्ट दिखे और बुद्धि को भिन्न भिन्न तरह से अपने अनुसार परिभाषित करने का प्रयास किया। अगले क्रम में वेसलर का नाम आता है। 1939 में उन्होंने बुद्धि को परिभाषित करने का प्रयास किया था। बुद्धि एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है और अपने वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। अब इसमें हम परिभाषा में ध्यान देते हैं तो हमको मिलता है कि एक उद्देश्यपूर्ण क्रिया है, विवेकशील चिंतन है और वातावरण के साथ प्रभावकारी समायोजन है। तो ये वेसलर की परिभाषा हुई। अगले क्रम में हम देखते हैं कि रॉबिन्सन के द्वारा बुद्धि की परिभाषा दी गई, जिसमें उन्होंने बताया कि संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वर्ग से इसका संबंध होता है। संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वर्ग से होता है। व्यक्ति में सूझ द्वारा समस्या का समाधान करना, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन, अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता और अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता, ये बुद्धि है। इसमें भी हम परिभाषा में अगर ध्यान देते हैं तो हमको मिलता है कि समायोजन भी है, समायोजन की क्षमता भी बुद्धि से मिलती है, समस्या का समाधान करने की भी क्षमता बुद्धि से मिलती है, नई परिस्थिति से अनुकूलन करने के साथ साथ अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता और अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता, ये सब बुद्धि है। तो हम दैनिक जीवन में जो भी कार्य करते हैं उसको संपादित करने के लिए हमको बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। अगले मनोवैज्ञानिक स्टुडार्ड आते हैं। यह भी बुद्धि को अपने हिसाब से परिभाषित करने का प्रयास करते हैं। इन्होंने बताया कि बुद्धि इन सब क्रियाओं को समझने की क्षमता के साथ कुछ और भी क्रियाएं हैं जिनको बुद्धि के द्वारा समझा जा सकता है। वो कौन कौन सी क्षमताएं हैं? कठिनता,
जटिलता, अमूर्तता, मितव्ययता, किसी लक्ष्य के प्रति अनुकूलनशीलता और सामाजिक मान, ये सब बुद्धि की क्षमता के अंतर्गत आते हैं। कठिनता, जटिलता, अमूर्तता, मितव्ययता, लक्ष्य के प्रति अनुकूलनशीलता, सामाजिक मान, ये स्टूडार्ट द्वारा दिया गया परिभाषा और कुछ विशेष शब्द और क्षमताएं हैं जिनको बुद्धि के अंतर्गत हम समाहित कर सकते हैं। तो ये बुद्धि की कुछ परिभाषाएं हुई। आगे हम इन परिभाषाओं के आधार पर यह देख लेते हैं कि बुद्धि की क्या विशेषताएं होती हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता आती है, बुद्धि विभिन्न क्षमताओं का संपूर्ण योग है। क्षमताओं का संपूर्ण योग है। बुद्धि के सहारे व्यक्ति किसी समस्या समाधान में सूझ का सहारा लेता है। परिभाषा से भी स्पष्ट है, समस्या समाधान में भी हम बुद्धि का सहारा लेते हैं, सूझ में भी बुद्धि का सहारा लेते हैं। हमने पिछले वीडियो में सूझ का सिद्धांत पढ़ाते समय भी ये स्पष्ट किया था कि सूझ, अंतर्दृष्टि और बुद्धि का घनिष्ठ संबंध होता है। बुद्धि जितनी तेज होगी उतनी ही अधिक अंतर्दृष्टि व्यक्ति के अंतर्गत आती है। तो परिभाषाओं से ये विशेषता हमको मिलती है। बुद्धि के सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करता है। हमको उद्देश्यपूर्ण क्रिया करने में भी बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है। वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन में मदद मिलती है। समायोजन की क्षमता बुद्धि से आती है। व्यक्ति में विवेकशील चिंतन, अमूर्त चिंतन करने की सहायता हमको बुद्धि से ही मिलती है। तो ये कुछ विशेषताएं हैं जो परिभाषाओं के आधार पर बुद्धि की विशेषताएं हमको प्राप्त होती हैं। इसके अगले क्रम में हम बढ़ते हैं। बुद्धि के प्रकार, जो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया प्रकार है, उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। वैसे तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार वर्गीकरण करने का प्रयास किया, लेकिन थॉर्नडाइक का वर्गीकरण ज़्यादा अच्छा माना जा सकता है। इन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि बताई। पहला है सामाजिक बुद्धि, दूसरा है अमूर्त बुद्धि और तीसरा है मूर्त बुद्धि। सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि। सामाजिक बुद्धि ऐसे व्यक्ति के अंतर्गत आती है जो व्यक्ति सामाजिक होते हैं, उनके अंदर सामाजिकता ज़्यादा होती है। ऐसे व्यक्ति ठीक ढंग से व्यवहार करते हैं और समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं। उनकी रुचि सामाजिक कार्यों में ज़्यादा होती है, तो हम मान सकते हैं कि उनके अंदर सामाजिक बुद्धि है, ज़्यादा सामाजिक बुद्धि है। अमूर्त बुद्धि, अमूर्त मतलब जो चीज़ नहीं दिखाई देता है उसको हम अमूर्त कहते हैं। और अमूर्त बुद्धि जिसके अंदर होती है वो शाब्दिक और गणितीय संकेत और चिन्हों को समझकर उचित व्याख्या करते हैं। वो केवल संकेत मिल जाए, चिन्ह मिल जाए तो उसी से उसकी व्याख्या कर लेते हैं, उसका विश्लेषण कर लेते हैं। शाब्दिक और गणितीय रूप से वो मजबूत होते हैं। इसलिए हम ऐसे व्यक्ति को जो प्रतिभाशाली हैं, ये गुण उनके अंदर है, तो हम ये मान सकते हैं उनके अंतर्गत अमूर्त बुद्धि पाई जाती है। मूर्त बुद्धि जो तीसरा प्रकार थॉर्नडाइक का, ऐसे व्यक्ति ठोस अर्थात सामान्य वस्तु के महत्व को समझकर अपना कार्य संपादित करते हैं। जो सामान्य वस्तु है उसको समझते हैं, उसके महत्व को समझते हैं और उसके अनुसार अपना कार्य संपादित करते हैं। तो ये थॉर्नडाइक के द्वारा बताए गए बुद्धि के 3 प्रकार हैं जिसको हमने समझने का प्रयास किया। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के कौन कौन से सिद्धांत हैं उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आता है सिद्धांतों में
एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत क्या है? बुद्धि के सिद्धांतों में एक कारक सिद्धांत, इसका प्रतिपादन अगर हम देखते हैं, एक कारक सिद्धांत का प्रतिपादन विनय ने किया था। विनय का नाम आता है बुद्धि में। विनय एक कारक सिद्धांत देते हैं जिसको आगे बढ़ाने का काम टर्मन ने किया। विनय के सिद्धांत, एक कारक सिद्धांत, फैक्टर सिद्धांत को टर्मन ने आगे बढ़ाया, स्टर्न ने आगे बढ़ाया, दोनों लोगों ने आगे बढ़ाने का कार्य किया। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि अविभाज्य इकाई है। अविभाज्य, ध्यान देना है, बुद्धि अविभाज्य इकाई है, अर्थात एक ही कारक है, एक ही शक्ति है जो बुद्धि को संचालित करती है, बुद्धि के अंतर्गत पाई जाती है। तो ये जो मनोवैज्ञानिक हैं विनय, टर्मन और स्टर्न, ये बुद्धि को अविभाज्य इकाई मानते हैं और साथ साथ शक्ति कारक के रूप में मानते हैं। तो ये बुद्धि का एक कारक सिद्धांत रहा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत कौन कौन सा है? इसके प्रतिपादक स्पीयरमैन माने जाते हैं। 1904 और 1927 में उन्होंने अपने विचार दिए। द्विकारक सिद्धांत यहाँ नहीं दिख रहा है, हम लिख देते हैं द्विकारक सिद्धांत, ये दूसरा है। द्विकारक सिद्धांत प्रतिपादक स्पीयरमैन माने जाते हैं। प्रथम कारक सामान्य मानसिक योग्यता, जिसको जनरल एबिलिटी कहते हैं, जिसको जी से वो प्रदर्शित करते हैं, जनरल एबिलिटी जी। और दूसरा है विशिष्ट मानसिक योग्यता, जिसको स्पेसिफिक एबिलिटी कहते हैं, यस। तो जी और यस ये महत्वपूर्ण दो कारक हैं। इन्हीं दो कारकों के मध्य बुद्धि का विभाजन मानते हैं। बुद्धि के अंतर्गत ये दो फैक्टर माने जाते हैं। जहां विनय, स्टर्न, टर्मन ने एक कारक बताया था, अविभाज्य इकाई बताया था, एक शक्ति बताया था, वही आगे चलकर स्पीयरमैन ने दो कारक जी और यस फैक्टर बताया। अगले सिद्धांत तरफ बढ़ते हैं, समूह कारक सिद्धांत, जिसको 1938 में प्रतिपादन किया गया था थॉमसन के द्वारा। थॉमसन इसके प्रतिपादक हैं। यह मात्रात्मक सिद्धांत है, मात्रात्मक। इसमें फैक्टर एनालिसिस विधि का प्रयोग किया गया था। ध्यान देना है, प्रश्न यहां से बनता है। फैक्टर एनालिसिस विधि का प्रयोग किया गया था समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत जो थॉमसन के द्वारा बताया गया था, इस विधि फैक्टर एनालिसिस विधि के द्वारा समूह कारकों को अलग किया गया। जी और यस कारकों के स्थान पर, जो स्पीयरमैन ने बताया था पिछले सिद्धांत में, जी और यस कारकों के स्थान पर 7 मानसिक योग्यता, 7 मानसिक संगठन के समूह को स्वीकार किया गया। इसमें बताया गया कि सिर्फ जी जनरल एबिलिटी और यस स्पेसिफिक एबिलिटी, सामान्य मानसिक योग्यता और विशेष मानसिक योग्यता ही नहीं, बल्कि इसके अलावा अन्य कारक भी होते हैं जो 7 समूह के रूप में है, 7। और इन 7 को मिलाकर हम समूह बनाते हैं, इसलिए हम इसको समूह कारक सिद्धांत कहते हैं। वो कौन कौन से 7 हैं? वाचिक योग्यता, संख्यात्मक योग्यता,
क्षेत्र प्रेक्षण योग्यता, प्रत्यक्ष परक योग्यता, स्मृति योग्यता, तार्किक योग्यता और शाब्दिक योग्यता। ये ऐसे 7 कारक हैं जिनके सहायता से पूरी बुद्धि का निर्माण होता है। ये 7 कारक हैं। वाचिक, संख्यात्मक, क्षेत्र प्रेक्षण, प्रत्यक्ष परक, इसको अलग अलग नामों से भी हम जानते हैं। स्मृति योग्यता, तार्किक योग्यता और शाब्दिक। आगे बढ़ते हैं हम अगले सिद्धांत की तरफ। पदानुक्रम सिद्धांत। पदानुक्रम सिद्धांत क्या है? इसके समर्थक वर्णन का नाम आता है पदानुक्रम सिद्धांत में। 1961 में इन्होंने स्पीयरमैन के जो 2 कारक सिद्धांत है, जी और यस फैक्टर, उसके विरोध में स्पीयरमैन के सिद्धांत के समर्थन में पदानुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किया, समर्थन किया। सामान्य मानसिक योग्यता के 2 वर्ग बताए गए हैं इसमें। प्रथम वर्ग में प्रैक्टिकल, मैकेनिकल और स्पेशियल फिजिकल कारक हैं। ये प्रैक्टिकल, मैकेनिकल, स्पेशियल और फिजिकल कारक बताए गए हैं। और दूसरे वर्ग में वर्बल, नंबर, एजुकेशनल, ये आधिकारिक हैं। इसके अगले क्रम में विशिष्ट मानसिक योग्यताओं से संबंधित कारक हैं। यह सिद्धांत कारक विश्लेषण विधि पर आधारित है। पिछले जो समूह कारक सिद्धांत अभी जो हमने पढ़ा था थॉमसन के द्वारा, जिसमें 7 योग्यताएं बताई गई थी, वाचिक, संख्यात्मक, क्षेत्र प्रेक्षण, प्रत्यक्ष परक, स्मृति योग्यता, तार्किक योग्यता और शाब्दिक योग्यता। इसको हम शार्ट में अगर देखें तो VW, S, N, R, MP के रूप में जानते हैं। इस पे हम शार्ट में लिख देते हैं। V समझने के लिए वर्बल, W से वर्ड फ्लुएंसी, S से स्पेशियल, N से न्यूमेरिकल, R से रीजनिंग और M से स्मृति मेमोरी और P से परसेप्शन, प्रत्यक्षण। ये क्रम है समूह कारक। और जब हम आगे बढ़ते हैं पदानुक्रम में, पदानुक्रम सिद्धांत में, तो इसमें 2 वर्ग मिलता है, जिसमें फिजिकल, प्रैक्टिकल, मैकेनिकल, स्पेशियल, फिजिकल प्रथम वर्ग में। द्वितीय वर्ग में वर्बल, नंबर, एजुकेशनल, ये आधिकारिक हैं और आगे मानसिक योग्यताओं से संबंधित कारक बताए गए हैं। सिद्धांत कारक विश्लेषण विधि का प्रयोग होता है। फिर बहुकारक सिद्धांत की बात आती है, जिसमें थॉर्नडाइक और गिलफोर्ड के सिद्धांत को रखा गया है। बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत में एक कारक, द्विकारक या समूह कारक के स्थान पर थॉर्नडाइक और गिलफोर्ड ने बहुत से कारकों की चर्चा की है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को हम पुराना सिद्धांत मानकर नहीं पढ़ते हैं, उसकी जगह हम गिलफोर्ड के सिद्धांत पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, जो बाद का है। स्पीयरमैन के 2 खंड सिद्धांत का खंडन करते हुए बहुबुद्धि की रचना में बहुत से छोटे छोटे तत्वों या कारकों को बताया गया है। प्रत्येक कारक
प्रत्येक तत्व, प्रत्येक घटक विशिष्ट मानसिक क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार विभिन्न मानसिक योग्यताओं के बीच जी कारक के बजाय मानसिक क्रियाओं में उभयनिष्ठ, इसमें उभयनिष्ठ कॉमन एलिमेंट्स पाए जाते हैं। मानसिक क्रियाओं में जितना उभयनिष्ठ तत्व होगा उनके बीच सहसंबंध उतना अधिक होगा। ये ध्यान देना है कि जितने अधिक उभयनिष्ठ तत्व होंगे कारकों के बीच, घटकों के बीच, तत्वों के बीच, सहसंबंध उतना ही अधिक होगा। मानसिक योग्यताओं के बीच जी कारक के बजाय बहुत से उभयनिष्ठ तत्व हैं। ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, गिलफोर्ड का। इसके बाद हम गिलफोर्ड का सिद्धांत देखते हैं। गिलफोर्ड का सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में बार बार प्रश्न यहाँ से आते हैं, ध्यान देना है। गिलफोर्ड का सिद्धांत, जिसको हम त्रिविमीय सिद्धांत, बुद्धि का त्रिविमीय सिद्धांत कहते हैं, 3 डायमेंशन थ्योरी। इस सिद्धांत के प्रतिपादक गिलफोर्ड हैं, इसलिए गिलफोर्ड का सिद्धांत भी कहा जाता है, गिलफोर्ड का बुद्धि सिद्धांत भी कहा जाता है। ये सिद्धांत जो बताया गया है गिलफोर्ड के द्वारा, इसमें इन्होंने बताया कि बुद्धि के सभी तत्व को 3 बीमाओं में सुसज्जित किया जा सकता है। 3 बीमाओं, 3 डायमेंशन में सुसज्जित किया जा सकता है, ऐसा गिलफोर्ड ने बताया। वे 3 बीमाएं कौन सी हैं? संक्रिया, विषय वस्तु, उत्पादन। एक संक्रिया है, दूसरी विषय वस्तु है और तीसरा उत्पादन है। इसी के आधार पर चिंतन का कार्य, जिसमें चिंतन किया जाता है, प्रोडक्ट जिसमें उत्पादन होता है, ये सब क्रियाएं होती हैं। अब हम इसमें ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये कैसे कैसे कार्य करता है। तीनों डायमेंशन, टोटल तीनों डायमेंशन मिला के 120 क्यूब होते हैं, 120। ये 1967 में जब सिद्धांत आया, 1967 में ये 120 क्यूब बताए। फिर 1977 में इन्होंने 150 क्यूब बताए और 1980 में 180 क्यूब बताए हैं। एक क्यूब एक घटक या एक तत्व या एक कारक का प्रतिनिधित्व करता है। इसको समझने का प्रयास करते हैं, क्या है इनका 3 डायमेंशन चित्र में दिखाया गया है। इसमें जो चित्र दिख रहा है, इसमें सबसे पहले संक्रिया आती है। संक्रिया के अंतर्गत जो बातें हैं उसको समझने का हम प्रयास करते हैं। संक्रिया से तात्पर्य क्या होता है? व्यक्ति द्वारा की जाने वाली मानसिक प्रक्रिया के स्वरूप से इसका संबंध होता है। व्यक्ति के द्वारा जो मानसिक क्रियाएं की जाती हैं, प्रक्रियाएं की जाती हैं, उसका संबंध संक्रिया से होता है। संक्रिया, ये संक्रिया, इसके अंतर्गत व्यक्ति के द्वारा की गई मानसिक क्रियाओं, प्रक्रियाओं का स्वरूप
क्या है, व्यक्ति संक्रिया कैसे होती है, ये सब स्पष्ट होता है। इसके कुल 4 भाग हैं। संक्रिया के मूल्यांकन, अपसारी, अभिसारी, स्मृति और संज्ञान, कुल 5 भाग हैं। संक्रिया के कुल 5 भाग हैं, जिसको हम ईंट के स्वरूप में देख रहे हैं। पहला भाग संक्रिया, उसमें संज्ञान, स्मृति, अभिसारी, अपसारी और मूल्यांकन 5 भाग हमको दिख रहे हैं। इसके बाद दूसरा जो दूसरी बीमा है, दूसरी बीमा में कुल, जिसको हम कहते हैं विषय वस्तु, विषय वस्तु जिसको बाद में बढ़ाकर 5 किया गया, 5 विषय वस्तु है। वो शुरुआती सिद्धांत में 4 थे, बाद में वो 5 हुए। इसलिए किसी किसी किताब में टोटल क्यूब की संख्या 150 आती है, तो उसमें भ्रमित नहीं होना है। 5 भाग जो बताए गए हैं विषय वस्तु में, दृश्य, श्रव्य, सांकेतिक, अर्थगत, व्यवहार परक, ये 5 तत्व हैं। विषय वस्तु का मतलब होता है उस क्षेत्र से इसका संबंध है जिसके एकांशों या सूचनाओं के आधार पर संक्रियाएं की जाती है। गिलफोर्ड के अनुसार ऐसे सूचनाओं को 5 भागों में बांटा गया है: दृश्य, श्रव्य या श्रवण, सांकेतिक, अर्थगत, व्यवहार परक, ये 5 हैं। इसके बाद तीसरी बीमा आती है उत्पादन। उत्पादन के अंतर्गत 6 तत्व आते हैं: इकाई, वर्ग, संबंध, तंत्र, परिवर्तन, आशय। उत्पादन का मतलब क्या होता है, इस बीमा से क्या तात्पर्य है? उत्पादन से तात्पर्य होता है किसी विशेष प्रकार की विषय वस्तु द्वारा की गई संक्रिया, विशेष प्रकार की विषय वस्तु द्वारा की गई संक्रिया का परिणाम उत्पादन है। विशेष प्रकार की विषय वस्तु द्वारा की गई संक्रिया का परिणाम उत्पादन है। इस तरह परिणाम को गिलफोर्ड ने 6 भागों में बांटा। ये 6 भाग: आशय, परिवर्तन, तंत्र, संबंध, वर्ग और इकाई, कुल 6। और इन उत्पादन, विषय वस्तु, संक्रिया को जब हम इकट्ठा कर देते हैं, उत्पादन की 6, संक्रिया के 5 और विषय वस्तु के 5, कुल 5 गुणे 5 गुणे 6 बराबर 150। 5 25 25 छक्का 150, 150 क्यूब बनते हैं टोटल। गिलफोर्ड की संरचना में जो त्रिविमीय संरचना बताई गई है, उसमें कुल 150 कारक, 150 फैक्टर हमको मिल जाते हैं। शुरुआती दौर में जब गिलफोर्ड ने अपने सिद्धांत का निर्माण किया, तो उसमें जो विषय वस्तु है, इसके 4 ही कुल प्रकार थे। तो उसके हिसाब से 5 गुणे 4 गुणे 6 कुल 120 फैक्टर हमको मिलते हैं। लेकिन 1980 में फिर जब आता है तो यही बढ़कर 5 गुणे 6 गुणे 6 आ जाता है। तो कुल 180
फैक्टर आ जाते हैं। इसमें ध्यान में रखना है कि 120 इनके सिद्धांत में शुरुआती दौर में कुल फैक्टर थे, 120 क्यूब थे, बाद में 150 हो गए थे। इसलिए अलग अलग किताबों में अगर मिलता है तो उसको ध्यान में रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे एक सिद्धांत आता है स्टेनबर्ग का सिद्धांत। स्टेनबर्ग का सिद्धांत क्या है, इसको भी हम जान लेते हैं। स्टेनबर्ग इस सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। स्टेनबर्ग अपनी प्रसिद्ध पुस्तक बियॉन्ड आईक्यू, परीक्षाओं में पूछा भी जाता है पुस्तक का नाम, बियॉन्ड आईक्यू में इन्होंने महत्वपूर्ण सूचना संसाधन सिद्धांत माना। इस सिद्धांत को सूचना संसाधन सिद्धांत कहा गया। स्टेनबर्ग के अनुसार बुद्धि विभिन्न प्रकार के मूल कौशल या घटक में बटी होती है। जो इनके सिद्धांत में बुद्धि के तत्व बताए गए हैं वह मूल कौशल या घटक, कौशल शब्द का प्रयोग हुआ है, घटक का प्रयोग हुआ है कि विभिन्न घटकों में बटी होती है। प्रत्येक घटक के आधार पर कुछ विशेष सूचनाएं मिलती हैं जिनको यह संसाधित करता है, अर्थात जिसके गुण अवगुण की परख करता है, उसके आधार पर रीजन करता है, तर्क करता है और समस्या का समाधान करता है। तो जो इनका सिद्धांत है बियॉन्ड आईक्यू पुस्तक में जो इन्होंने बताया है सूचना संसाधन सिद्धांत, उसमें इन्होंने स्पष्ट किया है कि बुद्धि विभिन्न कौशलों या घटकों के रूप में विभक्त होती है और उसी के अनुसार सूचनाएं प्राप्त होती हैं, गुण अवगुण की परख होती है, समस्या का समाधान होता है, तर्क चिंतन करने की क्षमता इसके अंतर्गत आती है। स्टेनबर्ग के इस सिद्धांत में जो चरण बताए गए हैं वो कुल 5 हैं। 5 चरण बताए गए हैं स्टेनबर्ग के द्वारा। 5 चरण कौन से हैं? पहला है कूट संकेतन। कूट संकेतन इनकोडिंग, इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने मस्तिष्क में सूचनाओं की पहचान करता है। पहले कूट संकेतन में मस्तिष्क में सूचनाओं की पहचान करता है, उसके बाद जब उसके मस्तिष्क में सूचनाएं आ जाती हैं तो वह उस कूट संकेतन के अनुसार अनुमान करता है। तो हमारा दूसरा चरण आ जाता है। सबसे पहले मस्तिष्क में सूचनाओं की पहचान कूट संकेतन है और फिर उसके आधार पर अनुमान लगाना कि यह कैसा है, किस प्रकार का है, ये अनुमान दूसरा चरण है। तीसरा चरण व्यवस्था है। इस चरण में जो पिछली परिस्थितियां होती हैं, गत परिस्थिति और जो वर्तमान परिस्थिति होती है, उसके बीच संबंध जोड़ा जाता है, सामान्यीकरण होता है। जो बीत गया है और जो वर्तमान है उसके बीच संबंध जोड़ा जाता है। और फिर चौथे चरण में हम उस अनुमानित संबंध का उपयोग करते हैं। उपयोग चौथा चरण है। और फिर अनुक्रिया हो जाती है जो समस्या का संभावित और उत्तम समाधान होता है। तो ये स्टेनबर्ग का सिद्धांत है जिसके 5 चरण बताए गए हैं। किसी भी मानसिक क्रिया को करने में व्यक्ति जिस ढंग से भी सूचनाओं को संसाधित करता है, सूचनाओं को प्रसारित करता है, ध्यान में रखते हुए स्टेनबर्ग ने उसके 3 उप सिद्धांत के आधार पर बुद्धि को त्रितंत्र सिद्धांत कहा है। वो 3 उप सिद्धांत कौन से हैं? संदर्भात्मक उप सिद्धांत, अनुभवजन सिद्धांत और घटक उप सिद्धांत। ये 3 उप सिद्धांत भी हैं। कभी कभी परीक्षा में ये पूछा जाता है उप सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो संदर्भागत, संदर्भात्मक,
उपसिद्धांत, उप अनुभवजन्य और घटक। इसके आधार पर त्रितंत्र सिद्धांत की बात आती है। ये ध्यान में रखना है, सिद्धांत को त्रितंत्र सिद्धांत कहा जाता है। स्टेनबर्ग का ये सिद्धांत है जिसके कुल 5 चरण बताए गए हैं। 5 चरण: कूट संकेतन, अनुमान, व्यवस्था, उपयोग और अनुक्रिया की भी आगे वाले वीडियो में हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। जो गिलफोर्ड का सिद्धांत है उस पर भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे, विस्तृत चर्चा होगी। स्टेनबर्ग के सिद्धांत पर भी विस्तृत चर्चा होगी। इसी के साथ ये बुद्धि का अर्थ, स्वरूप, उसका प्रकार, विशेषता और जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है उस पर हमने चर्चा किया। वीडियो से संबंधित जो अन्य शब्दावली है, जो अन्य वीडियो हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको समझ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए, पसंद करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।